प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उछीर। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 17 के अति महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर बात करेंगे। मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम विभिन्न वित्तीय संस्थाएं और बैंकों के प्रकारों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मुद्रा का परिचय एवं विकास, मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाओं पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व एक दृष्टि पिछले अध्ययन पर डालते हैं। मुद्रा शब्द अंग्रेजी के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। प्रारंभ में रोम में सिक्के की ढलाई का काम स्वर्ण की देवी जूनो के पवित्र मंदिर में ही होता था। लैटिन भाषा में मुद्रा को पेकुनिया भी कहते थे, जो पैकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ पशुधन है। आज जो मुद्रा का स्वरूप देखने को मिलता है, उसके विकास का एक लंबा इतिहास है। प्राचीन युग का मनुष्य भी अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता था। फलतः उसने अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना प्रारंभ किया। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की अनेक कठिनाइयां सामने आई। फलतः ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य हो। प्रारंभ में गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटे, जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि को मुद्रा की इकाई के रूप में अपनाया गया। किंतु इस व्यवस्था से भी अनेक कठिनाइयां सामने आईं, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव, मूल्य मापन की समस्या कि किसी वस्तु के मूल्य का कैसे मापन किया जाए। ये कैसे तय हो कि 1 किलो आलू के बदले में कितने टमाटर दिए जाएं, या 1 किलो गेहूं के बदले में कितने आलू दिए जाएं। तो ये प्रमाणीकरण का अभाव या मूल्य का मापन एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया। संचय की कठिनाई आदि, इन सब बातों से धातुओं के उपयोग की प्रेरणा मिली। फलतः धातु का सिक्कों के रूप में उपयोग होने लगा, जिससे अनेक समस्याएं हल हो गईं। समय के साथ साथ धातु मुद्रा की कठिनाइयां सामने आने लगी। फलतः बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पत्र मुद्रा का विकास हुआ, कागज की मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ। प्रारंभ में लिखित प्रमाण पत्र के रूप में मुद्रा अस्तित्व में आई। इसके अलावा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनशील कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा आदि। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के विस्तार के साथ साथ चेक, हुंडी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। क्रेडिट मनी का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में, वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर प्लास्टिक मुद्रा तक मुद्रा का एक लंबा इतिहास है। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा वास्तव में विनिमय का एक ऐसा सर्वमान्य माध्यम है। मुद्रा वास्तव में एक ऐसी मध्यवर्ती वस्तु है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं।
यद्यपि मुद्रा की भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। उत्पादक अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और तत्पश्चात प्राप्त मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है। तो इस प्रकार वर्तमान में मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य सर्वस्वीकृत माध्यम है। नंबर 2, मूल्य का मापन। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। नंबर 3, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है क्रय शक्ति का संचय। इसके साथ ही मुद्रा के माध्यम से उधार लेन देन की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। संक्षेप में मनुष्य के जीवन में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब हम वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाओं पर बात करेंगे। दैनिक जीवन में व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए पैसों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योग धंधों एवं कृषि से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति एवं कृषक सभी को धन उधार लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हमारी आय अपनी आवश्यकता से अधिक होती है तब उसे सुरक्षित रूप से रखने और उससे ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय कमाने के लिए भी वित्तीय संस्थाओं की जरूरत होती है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रखती हैं और जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में उधार देती हैं। अतः जमा के रूप में धन एकत्रित करने और ऋण देने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय स्थापित रखने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। एक वित्तीय प्रणाली में धन का लेन देन करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को वित्तीय संस्था कहा जाता है। धन के लेन देन की यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। देश में कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं। नंबर 2, निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। इन संस्थाओं का संचालन जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में सन 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों एवं सन 1980 में 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। व्यापारिक बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियां एवं अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में होता है, जैसे जमींदार, चिट फंड आदि। वर्तमान में अनेक व्यापारिक एवं बीमा कंपनियां भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। भारत में कार्यरत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं निम्नानुसार हैं।
नंबर 1 बैंक, नंबर 2 बीमा कंपनियां, नंबर 3 शाहूकार, नंबर 4 जमींदार, नंबर 5 स्व सहायता समूह, नंबर 6 चिट फंड। अब हम इन प्रमुख वित्तीय संस्थाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंकों के बारे में। आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। सामान्यतः बैंकों को लोगों का धन जमा करने और उसे जरूरतमंदों को ऋण के रूप में देने का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंकों का कार्य मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख का निर्माण करना भी है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बैंक मुद्रा एवं साख का व्यवसाय करने वाली संस्था हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसी अनेक बैंक कार्यरत हैं। इसके अलावा सन 1991 के बाद निजी क्षेत्र में अनेक बैंक स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, इंडस बैंक आदि। नंबर 2 बीमा कंपनियां। बीमा जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। मानव जीवन के साथ साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है। बीमा कंपनियां प्राप्त धनराशि का विभिन्न उत्पादक कार्यों में निवेश करती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। सन 1991 से बीमा का क्षेत्र भी निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। नंबर 3 साहूकार। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृषक साहूकार या जमींदार, नंबर 2 व्यावसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं कृषक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यावसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। साहूकार अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम हैं। इसका मुख्य कारण इनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली है, जिसमें ऊंची ब्याज दर, अग्रिम ब्याज, हिसाब में गड़बड़ी, बेगार कराना आदि शामिल है। अतः सरकार ने साहूकारों पर नियंत्रण लगा दिया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 4 जमींदार। इस प्रथा का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे। इनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। ये किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे। जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण भी दिया करते थे। इनके द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों की शर्तें भी कठोर होती थीं। ये ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते थे।
जिससे किसानों का शोषण होता था। परिणाम स्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदार प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। नंबर 5, स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देते हैं। इन बचतों को बैंकों में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है वह खाता समूह के नाम से होता है। सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ना है जिनको अभी तक अनदेखा किया गया है। देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का हो सकता है, पुरुषों का हो सकता है या फिर महिला और पुरुष दोनों का मिश्रित हो सकता है, परंतु यह देखा गया है कि महिला स्व सहायता समूह ही अधिक सफल रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्यों के बारे में। किसी भी स्व सहायता समूह के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना। नंबर 2, सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना। नंबर 3, सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। नंबर 4, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना। नंबर 5, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना आदि। स्व सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाओं के विस्तार में बांग्लादेश को बहुत अधिक सफलता मिली है। भारत में भी इसका विस्तार संपूर्ण देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक लक्ष्मी वाहिनी नाम से मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। यह संस्था एक गाड़ी में चलते फिरते बैंक का कार्य करती है। नंबर 6, चिट फंड। चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत के गांवों में चिट फंड योजनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। वहां ये संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित होती हैं। चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। यह सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धनराशि की सदस्यों के बीच नीलामी की जाती है। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता है उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार की चिट फंड योजनाएं किसी पंजीकृत वित्तीय संस्था या कुछ मित्र या रिश्तेदार आपस में मिलकर भी चलाते हैं। उद्देश्यों में भिन्नता के साथ साथ अलग अलग तरह की अनेक चिट फंड योजनाएं देश में चल रही हैं। भारत सहित दुनिया भर में बैंकों के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। नंबर 1, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक बैंक। नंबर 2, औद्योगिक बैंक। नंबर 3, विदेशी विनिमय बैंक। नंबर 4, कृषि बैंक। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, केंद्रीय बैंक।
नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अब हम विस्तार पूर्वक बैंकों के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों के बारे में। व्यापारिक बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। यह बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वाणिज्य बैंकों के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब वाणिज्यिक बैंक कृषि विकास एवं लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ अनेक निजी बैंक भी कार्यरत हैं। नंबर 2, औद्योगिक बैंक। उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ये बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं। भारत में औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख एवं निवेश बैंक, औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना उद्योगों की वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है। नंबर 3, विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी मुद्राओं का लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाएं विदेशों में स्थापित करती हैं, जिससे विदेशी मुद्राओं के लेन देन का कार्य सरल हो जाता है। नंबर 4, कृषि बैंक। कृषि व्यवस्था व्यापार तथा उद्योग धंधों से भिन्न होती है, अतः इसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं व्यापार तथा उद्योग धंधों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं से भिन्न होती है। यही कारण है कि किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित कृषि बैंकों द्वारा की जा रही है। नंबर 1, कृषि सहकारी बैंक। नंबर 2, भूमि विकास बैंक। नंबर 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसे संक्षेप में नाबार्ड कहते हैं। यह ग्रामीण ऋण ढांचा में एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। यह संस्था अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करती है। यह बैंक अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करती है। नंबर 5, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था होती है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। देश की मुद्रा छापने का कार्य इसी बैंक द्वारा किया जाता है। यह बैंक सरकार की बैंकर होती है। सरकार के सभी प्रकार के खातों का हिसाब रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है। इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। देश के सभी बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित भाग इसके पास रखना पड़ता है।
आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक अन्य बैंकों को ऋण भी देती है। यह देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियंत्रण रखती है। अन्य सभी बैंकों को इसके आदेशों तथा नीतियों का पालन करना पड़ता है। भारत के केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अंतर्गत उन बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को हल करने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस दिशा में 1945 में 2 संस्थाओं, नंबर 1 विश्व बैंक, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जानते हैं। और अब अभ्यास कार्य। नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? लिखिए। नंबर 3, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। नंबर 4, वित्तीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है? नंबर 5, बैंकों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? लिखिए। नंबर 6, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। नंबर 7, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? लिखिए।